अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। इसी पार्ट में जो है ना हम आपको स्पेसिफिकली बताएंगे केस कंट्रोल स्टडी क्या है और किस तरह हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल वो था, तो उसमें हमने कोहार्ट स्टडी और फिर जो पहला वाला था क्रॉस सेक्शनल स्टडी, वो हमने डिटेल से डिस्कस करवाया था। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाइए। ओके, तो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड में केस कंट्रोल स्टडी क्या है होता है। तो सिंपली आप ये जान लें कि इसमें हम एक केस लेते हैं और दूसरा हम कंट्रोल ग्रुप लेते हैं। जो डिजीज ग्रुप होता है और जो अनडिजीज ग्रुप होता है, इन दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं। तो एग्जामिन द पॉसिबल रिलेशन ऑफ एन एक्सपोजर टू अ सर्टेन डिजीज वी आइडेंटिफाई। एक एक्सपोजर और सर्टेन डिजीज के दरमियान रिलेशन को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद द डिजीज कॉल्ड केसेस एंड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले हम एक इंडिविजुअल लेते हैं जिनको डिजीज लगा हो, जिसको हम केस कहते हैं। दूसरा कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरा कंपैरिजन के लिए हम सेलेक्ट करते हैं विदाउट द डिजीज इंडिविजुअल, और जिसको हम विदाउट द डिजीज और आउटकम इंडिविजुअल, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं या जिसको हम कंट्रोल ग्रुप भी कहते हैं। ओके, अच्छा, फिर क्या करते हैं, द स्टडी कंपेयर द अकरेंस ऑफ पॉसिबल कॉजेज इन केस एंड कंट्रोल। अब जो पॉसिबल केसेस होते हैं ना, तो कंट्रोल पॉसिबल कॉजेज होते हैं, तो कंट्रोल और केसेस में उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। किस तरह आप करते हैं, इधर आप देखिए कि हमारे पास प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक केस हम लेते हैं जिनको डिजीज लगा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लंग कैंसर वाली पेशेंट है। दूसरा हम लेते हैं कंट्रोल ग्रुप जिनको नो लंग कैंसर है। ओके, लंग कैंसर उनको नहीं, तो वो हमारे पास कंट्रोल हो गया। हम रेट्रोस्पेक्टिवली जाते हैं, पास में जाते हैं, और पास में हम मालूम करते हैं कि इन जो केसेस थी इनको रिस्पेक्टर प्रेजेंट थी और रिस्पेक्टर एब्सेंट थी। फॉर एग्जांपल ये वाले केसेस है, तो ये पास्ट में ये स्मोकिंग वाले पेशेंट को हम लेते हैं और फिर नॉन स्मोकिंग वाले पेशेंट को हम लेते हैं। ये रिस्पेक्टर जिनको प्रेजेंट है और जिनको प्रेजेंट नहीं थे, उन दोनों को फिर हम कंपेयर करते हैं। इधर ये वाला कोहार्ट हमने एक ग्रुप इधर हमने बना लिया, और ये वाला दूसरा ग्रुप हम बनाते हैं कंट्रोल में। कंट्रोल में जो लोग स्मोकिंग करते थे और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते थे, जो हमारे पास हो गया कंट्रोल में। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं और उस कंपेरिजन से फिर हम ये नतीजा निकालते हैं कि आया द स्मोकिंग इज रिलेटेड विद द लंग कैंसर आर नॉट, मतलब कि रिस्पेक्टर आर रिलेटेड विद द आउटकम आर नॉट। तो ये फिर हम केस कंट्रोल स्टडी में करते हैं। अच्छा, When is a study case control study warranted? कब जो है ना केस कंट्रोल स्टडी आप करोगे, तो a case control study is usually conducted before a cohort or an experimental study। अब जब कोहार्ट स्टडी हमने पढ़ लिया ना, तो कोहार्ट स्टडी से पहले आपने केस कंट्रोल स्टडी करना होता है। और ये क्यों कि आइडेंटिफाई द पॉसिबल एटियोलॉजी ऑफ द डिजीज, की डिजीज़ का जो पॉसिबल एटियोलॉजी है कि ये डिजीज़ क्यों अगर होता है, तो वो हम इसमें मालूम करते हैं। इट कॉस्ट रिलेटिवली लेस एंड कैन बी कंडक्टेड इन अ शार्टर टाइम। ये जो है ना, ये रिलेटिवली लेस कास्ट करते हैं और शार्टर टाइम में, क्योंकि इसमें हम कोई फॉलो अप नहीं करता, हम डायरेक्टली उस पेशेंट से पूछते हैं और उसके एक्सपोजर हम डायरेक्टली मालूम करते हैं। फॉर अ गिवन डिजीज अ केस कंट्रोल स्टडी कैन इन्वेस्टिगेट मल्टीपल एक्सपोजर। इसमें जो केस कंट्रोल स्टडी होता है, तो इसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एक डिजीज के लिए मल्टीपल एक्सपोजर व्हेन द रियल एक्सपोजर इज नॉट नोन, जबकि हमारे पास रियल एक्सपोजर नोन नहीं होता। तो जैसे कि इधर हमने बताया ना कि ये वाला है आपके पास केस, और आप पीछे में चलते हो और आपको एक्सपोजर का पता नहीं होता, तो आप मल्टीपल एक्सपोजर लेते हो कि हो सकता है ये इस वजह से आया हो सकता है कि इस वजह से आया हो सकता है कि इस वजह से आया हो। तो आप मल्टीपल एक्सपोजर, आपको सही एक्सपोजर का पता नहीं होता, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप मल्टीपल एक्सपोजर लेते हो। अ केस कंट्रोल स्टडी is preferred when the disease is rare because investigator can intentionally search for the case। तो इधर ये जो पहले हमने कोहार्ट स्टडी का बताया था कि उधर हम रेयर एक्सपोजर के लिए कोहार्ट स्टडी ज़्यादातर करते हैं, इधर हम रेयर डिजीज या रेयर आउटकम के लिए ज़्यादातर जो है ना कोहार्ट स्टडी केस कंट्रोल करते हैं। क्योंकि इधर हम पहले केस को सेलेक्ट करते हैं और फिर केस के पीछे हम चलते हैं एक्सपोजर के लिए। तो एक केस अगर आपके पास सारी पॉपुलेशन में एक केस इतना रेयर है कि सिर्फ एक केस भी हो, तो आप उसी केस के पीछे चलते हो और फिर उन लोगों को एग्जामिन करते कि उसमें एक्सपोजर किया थी। तो एक केस के लिए भी फिर आपने कोहार्ट केस कंट्रोल स्टडी जो है ना, ये रेफर करते हैं रेयर केस के लिए या रेयर आउटकम्स के लिए। और कोहार्ट स्टडी ऑफ रेयर डिजीज वुड नीड टू स्टार्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपोज पीपल टू गेट एडिकेट नंबर ऑफ केसेस। तो ये हमने पहली कोहार्ट में भी वो डिस्कस किया था कि कोहार्ट स्टडी, जब आप रेयर डिजीज के लिए कोहार्ट स्टडी करते हो,
रेयर डिजीज के लिए तो वो होता नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो फिर आपने उसके लिए एक लार्ज नंबर ऑफ सैंपल साइज आपने सेलेक्ट करना है, ताकि आप एक्सपोजर को फॉलो अप करें। लेकिन इनमें अगर आपके पास सैंपल साइज कम है और डिजीज रेयर है तो हो सकता है कि आपके सैंपल में वो डिजीज ना आ जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेयर है। लेकिन उसके लिए फिर आप एक लेंथी या लार्जर सैंपल साइज सेलेक्ट करना होता है, ताकि वो जो रेयर डिजीज़ है वो आपके सैंपल साइज में 1 या 2 ज़रूर आ जाएगी उसमें। ओके, तो उसके लिए फिर डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से केस कंट्रोल जो है हम प्रेफर करते हैं कि केस में डायरेक्टली हम केस को लेते हैं। अगर वो रेयर हो तो फिर उसके पीछे हम चलते हैं, एक केस हो तो वो हम डायरेक्टली करते हैं और फिर उसके एक्सपोजर के पीछे चलते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस की क्या है? कैन बी कैरिड आउट क्विकली एंड क्वाइट चीपली। ये हम क्विकली करते हैं और चीपली इजीली होता है, क्योंकि आप एक्सपोजर और आउटकम सारे बैक कर लेते हो। यूजफुल फॉर रेयर डिजीज एंड आउटकम्स। रेयर डिजीज और आउटकम के लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये जैसा कि मैंने एक्सप्लेन से बताया। कैन स्टडी मल्टीपल एक्सपोजर फॉर अ सिंगल आउटकम। अब एक सिंगल आउटकम के लिए आप मल्टीपल एक्सपोजर, जैसे कि हमने कोहार्ट में बताया था कि सिंगल एक्सपोजर के लिए मल्टीपल आउटकम जो है ना आप स्टडी करते हो, तो इधर सिंगल आउटकम के लिए आप मल्टीपल एक्सपोजर, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि आप पीछे चलते हो और आपको एक्सपोजर का पता नहीं होता, तो आप मल्टीपल एक्सपोजर को सेलेक्ट करते हो कि वो उस आउटकम के लिए बराबर है या नहीं है। केस कंट्रोल स्टडीज कैन बी आइडियल फॉर द स्टडी ऑफ रेयर डिजीज और दोज विद लॉन्ग लेटेंसी। रेयर डिजीज के लिए भी मैंने एक्सप्लेन से बताया, या वो डिजीज जो लॉन्ग लेटेंसी वाली हो। लॉन्ग लेटेंसी का मतलब ये है कि वो बहुत अरसा बाद उसकी सिम्टम्स अपीयर होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी डिजीज़ है जो सालों सालों तक जो है ना वो क्या होते हैं, वो डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, वो अपीयर नहीं होती, लेकिन 20 साल बाद 30 साल बाद वो अपीयर होते हैं। तो ऐसी डिजीज़ के लिए फिर आपने जो है ना केस कंट्रोल स्टडी वो करना है, क्योंकि आप अगर कोहार्ट स्टडी करोगे और 20-30 साल जो है ना आप एक डिजीज़ के पीछे जो है ना आप लगे जाओगे, तो आपका बहुत ज़्यादा वो स्टडी आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसी वजह से आपके पास डायरेक्टली केस है, उसके साथ उसकी फाइल रिपोर्ट है, तो डायरेक्टली लॉन्ग लेटेंसी वाला केस अपीयर हुआ है, तो डायरेक्टली आप उसके एक्सपोजर को पढ़ सकते हो। कंपेयर आवर्स ऑफ एक्सपोजर बिटवीन केसेस एंड कंट्रोल। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास केसेस होते हैं और जो कंट्रोल होते हैं, तो उसमें हम आवर्स ऑफ एक्सपोजर को मालूम करते हैं। आवर्स मतलब ये है कि जो एक्सपोजर और केस के दरमियान जो रिलेशन होता है कि एक्सपोजर की वजह से ये केस आता है या नहीं आता, तो उसके लिए हम आवर्स ऑफ रेशो मालूम करते हैं। तो ये हम केस और कंट्रोल में जो है ना, केस और कंट्रोल ग्रुप में हम आवर्स ऑफ एक्सपोजर को मालूम करते हैं कि केस में क्या है, कंट्रोल में क्या है। केस किस वजह से जो है ना केस बन गया और कंट्रोल किसी वजह से जो है ना उसको आउटकम या डिजीज नहीं लगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर हम ये वाला डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी क्या होते हैं? सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल पॉपुलेशन ओवर मैचिंग। जब आप कंट्रोल पॉपुलेशन लेते हो तो इसमें आपके पास एक बाइसेस आते हैं, ओवर मैचिंग आपके पास आते हैं। ओवर मैचिंग का मतलब है कि आप जो है ना कंट्रोल ग्रुप आप इस तरह नहीं सेलेक्ट करते कि आपने जो है ना एक को एक्सपोजर केस ले लिया और दूसरी को आपने कंट्रोल लिया, जो भी कंट्रोल हो। नहीं, आपने सबसे पहले जो आप कंट्रोल केस स्टडी लेते हो, केस ग्रुप, तो फिर कंट्रोल ग्रुप उसके साथ होना चाहिए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स इन दोनों की सेम होना चाहिए। जैसे कि उसका भाई हो गया, अगर भाई नहीं हो तो फिर आप उसकी फैमिली में जाते हो, फैमिली में कोई नहीं तो फिर नाइबर में जाते हो। लेकिन नाइबर से जब आप आगे जाते हो तो फिर करेक्टरिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है, उसकी जेनेटिक्स वगैरह में और इन चीज़ों में, उनके जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ हॉस्टिलिटी या रहने सहने का जो स्टाइल होता है, तो फिर डिफर हो जाता है, फिर उनमें डिफरेंस आते हैं। तो इसी वजह से ये कंट्रोल ग्रुप की सिलेक्शन में आपसे बाइसिंग कभी कभार हो सकती है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। इंफॉर्मेशन बेस एज एक्सपोजर, बाइस एज एक्सपोजर, एज एक्सपोजर, सिमिलर स्टेटस डिटरमाइंड आफ्टर आउटकम हैज अकर्ड, रिकॉल। तो इसमें जो है ना आपके पास इंफॉर्मेशन बाइसेस हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन बाइसेस अबाउट द एक्सपोजर। जैसे कि हमने रिकॉल बाइसेस का हमने कहा था ना पहले वाले लेक्चर में, कि रिकॉल बाइसेस आपसे हो सकती है कि आपके पास एक्सपोजर के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं हो, या कुछ फाइल आपसे मिस हुई है, या बंदे को जो है ना याद नहीं है कि कौन सी एक्सपोजर को जो है ना कौन सी चीज़ को एक्सपोज हुआ था, तो ये आपके पास जो है ना ये बाइसेस हो सकती है। इसके डिसएडवांटेज है सिलेक्शन बाइसेस स्पेशली रिगार्डिंग कंट्रोल्स। सिलेक्शन बाइसेस आप करते हो कंट्रोल ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप को आप सेलेक्ट करते हो, ये जो है ना ये मेरे मर्जी की है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये इसके लिए सूटेबल है, ये नहीं है, ठीक। फिर आपकी मर्जी जब आप इसमें शामिल करते हो तो फिर सिलेक्शन बाइसेस इसमें आते हैं। कैन नॉट एस्टेब्लिश सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, टेम्पोरल रिलेशनशिप। अब इसी में जैसे कि केस कंट्रोल क्रॉस सेक्शनल स्टडी हमने बताया था ना, उसमें भी सीक्वेंस नहीं था, टेम्पोरल रिलेशनशिप नहीं था। अब ये नहीं जान सकती थी कि ये वाला जो है ना ये एक्सपोजर पहले आया था या इवेंट्स केस पहले आया था। तो इधर भी यही प्रॉब्लम आपके पास होता है कि आप टेम्पोरल रिलेशनशिप जो है ना वो नहीं बना सकती कि आपके पास जो है ना ये केस पहले आया था ये एक्सपोजर पहले आया था, इस बंदी को जो है ना केस पहले लगा था या एक्सपोजर। आप एक्सपोजर के पीछे तो चलते हो,
रेट्रोस्पेक्टिवली। लेकिन उधर भी आपको कंफर्म नहीं होता कि उधर जो है ना ये केस आया था या नहीं आया था, या ये एक्सपोजर वाकई में इस चीज़ के साथ उधर से लिंक था या बाद में लिंक हो गया। ओके, नॉट गुड फॉर रेयर एक्सपोजर। रेयर एक्सपोजर के लिए गुड नहीं होता, क्योंकि इधर जो है ना हम रेयर आउटकम्स के बारे में तो बात करते हैं, आउटकम पहले से सेलेक्ट करते हैं और एक्सपोजर के पीछे आप चलते हो। तो अगर आपके पास रेयर एक्सपोजर तो हो सकता है कि आपकी स्टडी सैंपल में वो एक्सपोजर ना आ जाए। तो रेयर एक्सपोजर के लिए फिर हम कोहॉर्ट स्टडी यूज करते हैं। कैन नॉट यूजुअली बी यूज टू एस्टिमेट इंसिडेंस रेट, रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूटेबल रिस्क। तो इसमें हम तीनों को जो है ना एस्टिमेट नहीं कर सकते, न इंसिडेंस रेट को, न रिलेटिव रिस्क को, न एट्रीब्यूटेबल रिस्क को, वो हम कोहॉर्ट स्टडी में करते हैं। इसमें हम सिर्फ ऑड्स रेशियो को कैलकुलेट करते हैं कि केसेस और कंट्रोल के दरमियान क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन है, या एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान क्या रिलेशन है। तो वो सिर्फ हम ऑड्स रेशियो को इसमें मेजर कर सकते हैं, और इसमें हम जो है ना वो क्या होता है रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, और ये हम इसमें मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो ये था केस कंट्रोल स्टडी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन में दो किस्म के आते हैं, एक रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन, दूसरा होता है क्वेसी स्टडी डिज़ाइन। तो दोनों हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।